जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने हेडिंग में पढ़ा, इस टाइम पर इंडिया रशिया रिलेशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है पूरी दुनिया के अंदर। और हालात इस तरीके से हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर सर हैं, वो तो एक बार को अमेरिका को भी हड़काए आए कि भैया तुम अपनी औकात में रहो, हम तो रशिया से दोस्ती करके रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में हमारे ऊपर एक यूँ कहें कि बहुत सारे हमारे मेरे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए और वैसे भी कि सर क्या इंडिया के रशिया के साथ रिलेशंस हमारी मजबूरी हैं या हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जिस तरीके से हालात इस समय दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं रशिया के वेपन इंडस्ट्री से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रही हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या हमें रशिया के साथ दोस्ती बनाए रखनी चाहिए, और वो जो रशिया के साथ दोस्ती है वो हमारी कोई मजबूरी है या हम जानबूझकर रशिया को मतलब मजबूरी है या वास्तव में हमारी पक्की दोस्ती है। इस सब के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं या इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा NCERT हिस्ट्री का कंसेप्टर बैच लॉन्च हो रहा है। असलियत में ये NCERT का कंसेप्टर बैच है जिसमें हिस्ट्री लॉन्च होगी। हिस्ट्री से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। UPSC और PCS दोनों के PT की तैयारी इसमें अच्छे से हो जाएगी। SSC, CU सेट, नेट JRF, ग्रेड 1 टैट और भी दूसरे एग्जाम जितने भी हैं उन सभी की प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। हिस्ट्री से इस बैच को शुरू करने जा रहे हैं। मैं इसमें क्लासेस लूँगा और मेरे साथ मेरे दोस्त जो मेरे कलीग्स हैं, मेरी टीम मेंबर्स हैं, वो भी इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। 500 रुपीज़ पर मंथ एक बहुत ही नॉमिनल फीस है। इसमें आप रजिस्टर करवा के जल्दी से जल्दी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाएंगे, स्टडी टेबल नाम से ऐप है, उसे डाउनलोड करेंगे और जितनी जल्दी हो सके इसकी इन्फॉर्मेशन लेकर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। इस पर्टिकुलर नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको ज़्यादा दूसरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये है कि जिस तरीके से आज के दिन रशिया जो है उसके हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से रशिया जो है वो अमेरिका और नाटो कंट्रीज से खुलकर भिड़ा हुआ है, और नाटो से और अमेरिकन कंट्रीज से भले ही खुलकर ना भिड़ा हो, लेकिन जिस तरीके से वो यूक्रेन और फिनलैंड के मामले के अंदर आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से चाइना जो है वो भी घुर्कियां डाल रहा है या वो भी अपना डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में इंडिया के ऊपर खुले तौर पर एक दबाव लगातार बनता जा रहा है। इंडिया और चाइना के रिलेशंस खट्टे मीठे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन इंडिया के नाटो कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से पिछले 20 से लेकर 25 साल के अंदर लगभग 22 साल में, जब से बिल क्लिंटन सन 2000 में भारत आए थे, तब से भारत के अमेरिका के साथ रिलेशंस का जो ग्राफ लगातार इस तरीके से ऊपर बढ़ता जा रहा है वो बहुत खुशी की बात है। लेकिन रशिया के साथ भी अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देता है कि रशिया भी एक बहुत अच्छा दोस्त इंडिया का है। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं वो इंडिया के ऊपर आरोप लगाते हैं कि जो इंडिया है या तो वो दो नावों में पैर रख रहा है, कि एक तरफ वो रशिया के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस बना के रखे हुए है और दूसरी तरफ वो अमेरिका और उसके अलाइज के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस बना के रखे हुए हैं। और ये दोनों के दोनों एक जो हैं आर्क राइवल्स हैं, यानी कट्टर दुश्मन है। ऐसी सिचुएशन में जहां रशिया और अमेरिका आर्क राइवल्स हैं, इंडिया दोनों के साथ दोस्ती बना के रखे हुए है और जो हालात हैं उसके अंदर खुले तौर पर एक तरीके से न्यूट्रल स्टैंड लेकर खड़ा हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं दबाव तो आता ही है। इसमें कहीं ना कहीं दबाव आता है, शोर मचता है, या यूं कहीं कि क्रिटिसिज्म होता है कि इंडिया रशिया की दोस्ती जो है वो मजबूरी है या नहीं। तो मेरे मानना ये है कि असलियत में इसका अगर डिटेल्ड एनालिसिस करें तो आपको पिक्चर कुछ और ही नजर आएगी। अगर दोस्तों यहाँ हम अपने नक्शे में भारत को देखें
तो भारत की अपनी दो सिचुएशंस है जिसकी वजह से न्यूट्रल रहना इसकी मजबूरी है। कैसे? इधर देखिए, इंडिया का एक सेक्शन वो है जो कि समंदर के पास है, जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये सी फेसिंग है, यानी कोस्टल रीजन है, जहां पर सी कोस्ट की वजह से, या मोटे तौर पर कहो जिसकी सी से कहीं ना कहीं एक बाउंड्री है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का एक रीजन ऐसा है जो कि चारों मतलब जो कि लैंडलॉक्ड है, और एक तरीके से लैंडलॉक्ड है, और उसका जो बॉर्डर है वो चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और खासकर इस तरीके से बांग्लादेश के चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहां हम मोटे तौर पर अगर देखें तो इसमें हिंदुस्तान के दो बड़े हिस्से लैंडलॉक्ड हैं। इसमें एक तो ये हिस्सा जो कि नॉर्थ ईस्ट का है, और नॉर्थ ईस्ट के रीजन को देखें तो यहां हमारा चिकन नेक जो है, इस चिकन नेक की वजह से हम हमेशा फंसे होते हैं, और लगभग 30 किलोमीटर का एक पतला सा गलियारा है, 33 किलोमीटर का, जहां अगर किसी भी तरीके से नाकेबंदी होगी और शर्जिल इमाम जैसे देशद्रोहियों के अगर किसी तरीके से उनके इन्फ्लुएंस में आकर यहां पर एक ग्रुप कब्जा कर लेता है या किसी भी तरीके से इंडिया के लिए टेंशन क्रिएट कर देता है, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि ये जो पूरा इलाका इंडिया का है, भूटान अलग है, ये पूरा इलाका जो नॉर्थ ईस्ट का है, ये पूरे का पूरा जो है वो भारत से कटा हुआ नजर आएगा। यानी नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए अपने आप में एक चैलेंज है, उस पर अपना डोमिनेंस बनाए रखना। वहीं अगर दूसरी तरफ देखते हो तो पाकिस्तान और चाइना के साथ का ये जो मेनलैंड नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया का जो मेनलैंड इलाका है, इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए या तो कोस्टल रीजन्स पे आना पड़ता है, या फिर इसकी डेवलपमेंट या इसकी सिक्योरिटी, इसकी पीस कहीं ना कहीं एक तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। आप यहां देखिए, अगर हम इस ट्रेड रूट की बात करते हैं जो कि यहां से होते हुए सीधा इटली, फ्रांस या यूरोप जा रहा है, यहां इंडिया को अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें, या फिर हम अफगानिस्तान की बात करें, या फिर हम पाकिस्तान को काउंटर करना चाहें, या फिर हम चाइना को किसी भी तरीके से कंट्रोल करना चाहें, या उसको भी किसी तरीके से बैलेंस करना चाहे, उसके डोमिनेंस को भी, तो हमारे सामने हमेशा एक मजबूरी बनी रहती है कि इस इलाके में कहीं पर भी हमारे को अमेरिका या नाटो नेशंस का कोई भी पावर दिखाई नहीं देता, और इस पूरे इलाके के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करने वाली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पावर है वो है रशिया। आप खुद सोचकर देखिए कि अगर इंडिया किसी भी तरीके से सेंट्रल एशियन मार्केट के अंदर जाकर अपना काम करना चाहता है किसी भी तरीके से, या फिर तो यहां इस सेंट्रल एशिया पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अगर किसी भी देश का है तो वो है रशिया। इसी तरीके से चाइना जो है उसका इन्फ्लुएंस भी इधर बढ़ रहा है। चाइना के पास जो मनी पावर है वो ज्यादा है, यानी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है। वहीं अगर रशिया को देखेंगे तो रशिया भले ही मिलिट्री पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसकी कमजोर होती जा रही है, जिस वजह से सेंट्रल एशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार सेंट्रल एशिया के अंदर चाइना और रशिया आपस में भिड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनका एक अजीब सा स्ट्रगल या कंपटीशन चल रहा है। इस कंपटीशन के अंदर, इस कंपटीशन में चाइना जो है उसको काउंटर करने के लिए रशिया को इंडिया की सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया, क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के मामले में भले ही चाइना से बहुत कम है, लेकिन आज भी इंडिया के पास आज के दिन ग्रोइंग इकोनॉमी है और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। ऐसे में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के मामले में भी भाई ताजिकिस्तान के अंदर इंडिया के मेनलैंड से बाहर एक लौता एयरफोर्स स्टेशन है।
इसके पीछे का रीजन क्या है कि इंडिया उस ताजिकिस्तान के एयरफोर्स स्टेशन से तालिबान को काउंटर करने में हमेशा रशिया की मदद लेता रहा और इंडिया नॉर्दर्न फ्रंट के अलाइड फोर्सेस के अंदर हमेशा से शामिल रहा। और बहुत सारे लोगों का यहां तक कहना है कि इंडिया इस हद तक यहां पर शामिल था कि इंडिया की फोर्सेस यानी आर्मी यानी सेनाएं वहां पर काम कर रही थी, वहां खुलकर हमले कर रही थी या मदद कर रही थी, अब यानी तालिबान के खिलाफ उस टाइम पर लड़ रही थी। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें तो सेंट्रल एशिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, यानी एक सेंट्रल एशिया में, दूसरा अफगानिस्तान में, तीसरा चाइना को काउंटर बैलेंस करे रखने के लिए इंडिया को हमेशा से रशिया की जरूरत रही है। अब नया काम यह है कि इंडिया जो है वो नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है। नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब यह है कि इंडिया चाहता है कि इस सेंट्रल एशियन मार्केट के अंदर इंडिया को एंट्री मिल जाए। अब इंडिया के पास, भाई हम यहां भले ही देख पा रहे हैं, लेकिन ये इलाका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और इसके ऊपर इंडिया का कंट्रोल नहीं है। अब इंडिया का अगर यहां पर कंट्रोल नहीं है तो इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से अफगानिस्तान या सेंट्रल एशियन मार्केट तक इंडिया को पहुंचने नहीं देता, या यूं कहें कि चाइना के दबाव में आकर या अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के दबाव में आकर पाकिस्तान इंडिया को अफगानिस्तान तक रास्ता नहीं देता। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया ने चाबहार पोर्ट, चाबहार से जाहिदान से अफगानिस्तान तक के रोड्स और लिंक बिल्ड करने की पूरी कोशिश कर रखी है और उसमें लगा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया चाहता है कि या तो तुर्कमेनिस्तान से होते हुए सीधा सेंट्रल एशिया तक जाने की कोशिश करे, या फिर आर्मेनिया और कई मामलों में अजरबैजान, दोनों में से किसी एक से भी रास्ता मिल जाए तो अजरबैजान से आर्मेनिया, जॉर्जिया से होते हुए आप देखेंगे कि यूरोप तक इंडिया जो है अपनी पैंठ बना सकता है। तो इसलिए इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि चाबहार से किसी तरीके से नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बने। लेकिन मजे की बात यह है, रशिया की मदद के बिना ये नॉर्थ साउथ मैरीटाइम कॉरिडोर जो है ये डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पर भी रशिया की इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां कैस्पियन सी में भी इंडिया का एक जबरदस्त डोमिनेंस है और कहीं ना रशिया का एक बहुत जबरदस्त डोमिनेंस है, सेंट्रल एशिया में डोमिनेंस है। ईरान भी माने या ना माने अमेरिका को काउंटर करने के लिए रशिया के साथ आए दिन खड़ा रहता है, और इसीलिए ईरान के साथ भी रिलेशंस को अगर मेंटेन करना चाहता है इंडिया तो कहीं ना कहीं उसे रशिया की जरूरत पड़ेगी। ऐसी सिचुएशन में आप देखें तो यहां पर भी रशिया और पुतिन जो है किसी ना किसी तरीके से भारत के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। अगर आप इससे अगला वाला पार्ट देखें, काउंटरिंग चाइना, तो माने या ना माने, और लोग बहुत से, माने या ना माने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत सा यहां पर अगर आप इशू देखते हैं, यहां पर बहुत से इशू देखते हैं या बहुत से मामले देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि असलियत में यहां जो चाइना है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, मिलिट्री सुपर पावर बनने की तरफ है। लेकिन असलियत में चाइना, इंडिया और रशिया दोनों का एक कॉमन दुश्मन है। इसे समझिए कैसे? क्योंकि अगर इंडिया और चाइना का देखें तो चाइना साउथ चाइना सी के साथ आने के साथ साथ इंडिया के अंदर, इंडिया के दोस्तों के साथ या इंडिया के नेबरहुड में आपको समझ में आएगा, केनिया के अंदर, तंजानिया के अंदर, ओमान के अंदर, जिबूती के अंदर, और उसके बाद ईरान के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान के चाबहार पोर्ट में, यहाँ हम्बनटोटा, मालदीव्स के अंदर, बर्मा के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, और इवन कई मामलों में थाईलैंड के अंदर भी एक पूरे का पूरा जिसे कहते हैं कि कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस कॉरिडोर की हेल्प से वो ऐसा माना जा रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है इंडिया को घेरने के लिए। इंडिया क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना नेचुरल राइवल्स हैं एशिया के अंदर डोमिनेंस के। जिस तरीके से चाइना इस साउथ एशिया के अंदर अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है, इंडिया उस चाइना के डोमिनेंस को रोकना चाहता है।
और यही एक रीजन है कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो चाइना और इंडिया का कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश को लेकर, सिक्किम को लेकर और लेह लद्दाख को लेकर एक डिस्प्यूट हमेशा से बना हुआ है। और यही एक कारण है कि इंडिया और चाइना, और सबसे बड़ी बात इकोनॉमिक राइवलरी को अगर देखा जाए तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया काफी कोशिश कर रहा है और बहुत सारे फील्ड्स के अंदर इंडिया जो है वो काफी हद तक खड़े होने में कामयाब होता हुआ नजर आया है। और अगर जिस तरीके से इस टाइम भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, अगले 10 से 15 साल में हो सकता है इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमिक राइवलरी है वो बराबरी के तौर पे हो और कहीं ना कहीं एक दूसरे को बराबरी के तौर पे टक्कर दे रहे हो। तो इंडिया और चाइना नेचुरल राइवल्स हैं। रही सही कसर पाकिस्तान के मामले में भी इंडिया और चाइना का 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के अंदर पनपने वाले जितने भी सांप बिच्छू गोएरे हैं उन सब को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करता है और यूनाइटेड नेशंस से लेकर हर मामले में उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है। वहीं चाइना उन सब को यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग हथकंडे अपना के बचाने की कोशिश करता है। ये भी इंडिया और चाइना के बीच की राइवलरी का एक कारण है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया और रशिया और चाइना के बीच की एक दुश्मनी वो अलग ही लेवल पर है। यहां अगर आप देखते हैं तो रशिया के ज्यादातर जो स्टेट्स हैं वो यहां पर छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे और यहां पॉपुलेशन डेंस है। यानी रशिया की लगभग 90% पॉपुलेशन यूरोप वाले इलाके में रहती है। और कहीं ना कहीं रशिया की एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये ओल्ड एज की तरफ बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन की तरफ है। और डिक्लाइन की तरफ पॉपुलेशन होने के साथ साथ जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो रशिया की लगातार कमजोर होती जा रही है और पूरी की पूरी इकोनॉमी ऑयल और गैस पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि पूरी इकोनॉमी जो ऑयल और गैस पर डिपेंडेंट है वो ऑयल और गैस के ऊपर दुनिया की जो डिपेंडेंसी है वो कम होती जा रही है। यानी आप सोच कर देखिए, रशिया का 90% जो भी इंपोर्ट्स हैं या 90% जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ ऑयल और गैस पर डिपेंडेंट हैं। यानी रशिया की नेट फॉरेन इनकम का 90% ऑयल और गैस से आता है। अगर अगले 20-30 2050 तक अगर देखेंगे तो ऑयल और गैस का प्रोडक्शन अगर कंजम्पशन खत्म हो जाता है या कम हो जाता है तो अपने आप रशिया की जो इकोनॉमी है वो श्रिंक हो जाएगी। और रशिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अगर देखा जाए तो रशिया की इंडस्ट्रीज कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो नहीं कर पाई। रशिया सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने में सबसे ज्यादा माहिर रहा है और वो भी इसलिए कैपेबल रहा क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनते थे जिससे सरकार के खर्चे जो हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ना होकर सिर्फ और सिर्फ या तो अपनी फॉरेन पॉलिसी या दूसरे फॉर्मेशंस में यूज होते थे। वहीं दूसरी तरफ ये जो इलाका है इसे कहा जाएगा रशिया का साइबेरिया। साइबेरिया जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। ऑयल गैस से लेकर बहुत सारे दूसरे मिनरल्स जो हैं यहां पर भरे पड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा कम है कि यहाँ पर सर्वाइव, और टेम्परेचर इतना कम है कि यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत 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 मुश्किल काम है। दुनिया के सबसे ठंडे प्रदेशों में से, सबसे ठंडे रीजन्स में से, सबसे कम टेम्परेचर वालों में से, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले इलाकों में से ये एक है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 1 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। अब ऐसी सिचुएशन में चाइना की जो पॉपुलेशन है उसे वो ऑयल और रिसोर्स हंग्री पॉपुलेशन जो यहाँ पर है, चाइना हमेशा से इस साइबेरिया के ऊपर नजर बनाए रखे हुए है कि रशिया किसी भी तरीके से अगर कमजोर होता है और चाइना किसी भी तरीके से इस साइबेरियन रीजन पे कब्जा करने में कामयाब होता है तो एक तरफ वो मंगोलिया को डाइजेस्ट कर जाएगा चाइना, और दूसरी तरफ अगर इस साइबेरिया के अंदर कंट्रोल करने में चाइना किसी भी तरीके से कामयाब होता है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि पूरे का पूरा आर्कटिक ओशियन जो है उसके ऊपर चाइना का डोमिनेंस एस्टेब्लिश हो जाएगा। आप लोगों को ये सारी बातें हाइपोथेटिकल लग रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हाइपोथेटिकल है। नजर हमेशा बनी हुई है और चाइना और रशिया के बीच में
एक 1961-62 में छोटी सी लड़ाई भी हो चुकी है, जिसके अंदर चाइना जो है वो साइबेरियन रीजन पर कब्जा करने के लिए अपनी फोर्सेस आगे बढ़ाता है। और रशिया ने धमकी दे दी थी कि अगर 1 इंच भी आगे बढ़े तो न्यूक्लियर मिसाइलों का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर ही होगा। और हालात ये थे कि 1 हफ्ते तक चाइना की जो फोर्सेस थी या चाइना की जितनी भी बड़ी लीडरशिप थी वो सारी की सारी अंडरग्राउंड हो गई थी, कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। और यही रीजन है, सब जब गायब हो गए ना, सब गायब हो गए तो वो साफ नजर, और यहीं से चाइना जो है वो अमेरिका की गोद में जाकर बैठने की तैयारी करने लग गया। तो अंदाजा लगाकर देखिए यहां जो सिचुएशंस हैं वो किन क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं। यानी रशिया, और सबसे बड़ी बात, रशिया इस पूरे के पूरे आर्कटिक ओशियन रीजन के अंदर, आर्कटिक ओशियन रीजन के अंदर सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मेंटेन करता है, सबसे बड़ा। और ऐसे में चाइना भी यहां मिलने वाले रिसोर्सेज के ऊपर अपना दावा ठोकता है। रशिया कहता है कि सरकम आर्कटिक ओशियन के जो कंट्रीज हैं आर्कटिक ओशियन में सिर्फ उनका हक होगा, उनका अधिकार होगा। चाइना कहता है कि सिर्फ उनका नहीं होगा, जो नियर टू आर्कटिक ओशियन होंगे उनका भी अधिकार होगा। यानी सीधी सी बात यह है, वो अलग अलग तरीके से यहां पर आर्कटिक ओशियन और उसके रिसोर्सेज में, यहां तक कि कई मामलों में रशिया और चाइना की वेसल्स की आपस में झड़प हुई है और रशियन नेवी को चाइनीज वेसल्स को जो वहां पर एक्सप्लोर कर रही थी ऑयल और गैस रिसोर्सेज को, उनको खदेड़ना पड़ा, भगाना पड़ा और मामले कई बार बातों से सुलझ गए। लेकिन चाइना की नीयत यहां पता लग गई कि आर्कटिक ओशियन में भी, आर्कटिक ओशियन यहां पर भी रशिया को चाइना से खतरा है। ऐसे में इंडिया को पुतिन कई बार इनवाइट कर चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के भले ही बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट रहे हों, लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट ग्लोबल वार्मिंग का ये रहा है कि यहाँ इस इलाके के अंदर रशिया को, मतलब ये सारा इलाका अब मैरीटाइम के लिए खुल चुका है और बहुत तेजी के साथ यहां पर ऑयल और गैसेस का अगर एक्सप्लोरेशन किया जाए तो बहुत फायदा होगा। यही रीजन है कि ONGC विदेश जो है उन जैसी कंपनियों को बाहर जाकर निवेश करने के लिए जो हेल्प में मतलब कहा गया है, और रशिया हमेशा रिक्वेस्ट करता रहा है इंडिया को कि आओ और आके इन्वेस्ट करो और ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करो ताकि आपको भी फायदा हो। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि रशिया के खुद के पास पैसे कम हैं और फाइनेंसेस कम हैं, फंड्स कम हैं, और चाइना को किसी भी तरीके से काउंटर करने के लिए इंडिया के फॉर्म में एक पार्टनर को ढूंढा जा रहा है। तो ये तो हो गई नॉन मिलिट्री, नॉन डिफेंस अलायंसेस जो इंडिया और रशिया के बीच में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फॉर्म के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरीके से देखेंगे तो आपको और भी चीजें यहां पर दिखाई देंगी कि यहां इंडिया है, यहां इंडिया है, और इंडिया को रशिया के साथ भाई एक बहुत पुरानी जो दोस्ती है उसे अगर उठाकर देखें तो सबसे पुराना हमारे सामने एग्जाम्पल आता है 1971, और उससे भी पहले एक एग्जाम्पल 1962 की फॉर्म में नजर आता है, जब कहीं ना कहीं अक्साई चीन के मामले में चाइना और आगे बढ़कर एक बड़े इलाके पर कब्जा करने की तैयारी में था, इंडिया कमजोर पड़ रहा था। रशिया ने बहुत ही साइलेंटली चाइना को एक हुल दे दी थी, एक धमकी दे दी थी कि ज्यादा चालाक मत बनो, ज्यादा आगे मत बनो, परिणाम बढ़ो, परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और जब ये कहा कि परिणाम गंभीर हो सकते हैं तो चाइना को वहां से पीछे हटना पड़ा। हालांकि वो एक ऐसा दौर था 1962 का जब इंडिया की एक डिप्लोमेसी काम आई और चाइना के वॉर के अगेंस्ट भले ही रशिया ने और अमेरिका ने खुलकर इंडिया का साथ नहीं दिया, लेकिन साइलेंटली अमेरिका ने भी कहा था कि हम अपना 25वां बेड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, वरना बिना किसी शर्त के वापस चले जाओ। चाइना अरुणाचल से बिना किसी शर्त के वापस चला गया, और रशिया इस चीज को जानता था कि अगर इंडिया इस इलाके में कमजोर पड़ा तो आगे आने वाले पार्ट में पाकिस्तान चाइना का अगर रास्ता खुलता है और चाइना यहां मजबूत होता है तो इंडिया कमजोर हो जाएगा। ऐसे में रशिया ने भी एक मदद करी और 1962 वॉर में चाइना को पीछे हटना पड़ा।
भले ही चाइना भारी पड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा और बहुत बड़े इलाके में कब्जा किया, लेकिन फिर भी रशिया ने साइलेंटली सही एक मदद करी थी और कश्मीर भारत के हाथ से निकलने से बचाया था। उसके बाद 1971 वॉर के अंदर तो सिचुएशन ये थी कि पूरा यूरोप और अमेरिका से अकेला रशिया भिड़ गया था इंडिया के नाम पर। वो भी अपने आप में एक गजब सिचुएशन थी। रही सही कसर अगर आप देखें तो उसके बाद हमेशा इंडिया को आर्म्स इंपोर्ट करने में मदद मिली रशिया से, लेकिन इंडिया की हमेशा से एक पॉलिसी बनी रही कि भैया हम जितने भी आर्म्स इंपोर्ट करेंगे, हम जितने भी हथियारों को अपने पास लेके आएंगे, आर्म्स में हम दूसरे देशों पर ज्यादा सा निर्भर नहीं होंगे। इसीलिए हम आर्म्स इंपोर्ट के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी खरीदना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात करेंगे। ये इंडिया की सबसे बड़ी शर्त रही, जो अमेरिका और इंडिया के बीच में हमेशा एक डिस्प्यूट का मैटर रही, या यूं कहें इंडिया कभी भी रशिया से बहुत ज़्यादा सा मटेरियल नहीं खरीदता, या सॉरी अमेरिका से बहुत ज़्यादा से हथियार नहीं खरीदता, और ज़्यादातर हथियार जो भले ही क्वालिटी वाइज कम होते हैं लेकिन रशिया से खरीदता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर जो वेपन इंडस्ट्री है वो है प्राइवेट कंपनीज। वेपन इंडस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड है, यानी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। ये वेपन इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, और प्रॉफिट ओरिएंटेड होने की वजह से एक तो उनके जो वेपन्स के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी अगर आप जितने अमाउंट में लॉकहीड मार्टिन का F-16 या F-35 खरीदने जाएंगे, उतने में हो सकता है कि 2 सुखोई आ जाएं, और साथ में सुखोई बनाने के साथ में वो टेक्नोलॉजी भी आ जाए, कि आप इन बाकी सुखोई को, मतलब हम 50-100 सुखोई तो आपको बनाकर दे देंगे, बाकी सुखोई को आप अपने देश में बनाओ, और जितने बनाओगे उसका एक अमाउंट हमारे को ट्रांसफर करते रहना। इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया हमेशा प्रोवाइड करता रहा है। तभी आप इसका बेस्ट एग्जांपल देखोगे, हमारी बहुत सारी जो पनडुब्बियां हैं, जो हमारी अपनी, जो आज के दिन हम जिसे कह रहे हैं कि हमारे स्वदेश में निर्मित जो सबमरीन्स हैं या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या फिर नेवल वेसल्स हैं, वो सारी की सारी हमें रशिया से मिली है। वहाँ टेक्नोलॉजी रशिया से काफ़ी हद तक ट्रांसफ़र हुई है। उसी तरीके से अगर आप तेजस को देखेंगे तो बहुत सारी उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया से इंपोर्ट की गई या रशिया से सीखी गई। ब्रह्मोस रशिया और इंडिया की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट्स का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो दुनिया के अंदर धूम मचाए हुए है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है तो इंडिया हमेशा से, क्योंकि इंडिया की शुरू से पॉलिसी रही कि हम हथियार उससे खरीदेंगे, ताकि हम हथियार खरीदेंगे लेकिन हमेशा हथियार नहीं खरीदेंगे, वो आर्म्स हमारे देश में भी बनने चाहिए। रशिया वो बेटर डील देता था। यही एक रीजन है कि आज भी रशिया बेटर डील दे रहा है। रशिया के हथियार सस्ते क्यों हैं? क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, और सस्ते हथियार भले ही ले रहे हैं, इफेक्टिव तो हैं। हालांकि बहुत सारी जगह ये क्रिटिसिज्म होता है कि अमेरिकन वेपन्स की जो क्वालिटी है वो कहीं ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू रशिया। लेकिन मेरा एक मानना ये है कि अगर हमारे हथियार भले ही कमज़ोर हैं लेकिन अपने देश में बन रहे हैं, और दूसरे मामले के अंदर अमेरिका के हथियार भले ही ताकतवर हैं लेकिन कभी भी हम अमेरिका के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो अमेरिका हमारे को किसी भी समय कभी भी ठेंगा दिखाकर कहेगा या तो मेरी बात मान, वरना मैं हथियार या इसका स्पेयर पार्ट्स नहीं भेज रहा। इसका बेस्ट एग्जांपल टर्की की फॉर्म में दिखाई देगा कि टर्की ने F-16 एयरक्राफ्ट जो थे वो अमेरिका से खरीदे। अब टर्की और अमेरिका की जिस दिन बिगड़ी, अमेरिका ने साफ कह दिया F-16 जो फाइटर जेट्स हैं उसके स्पेयर पार्ट्स तुझे नहीं भेजूंगा, यानी कि वो F-16 फाइटर जेट खड़े के खड़े रह गए। वही हाल अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ किया कि अमेरिका ने साफ कहा कि या तो पाकिस्तान माने, वरना F-16 जो फाइटर जेट्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे। तो अमेरिका के भी जो F-16 फाइटर जेट से खड़े रह गए। वहीं इंडिया के अंदर अगर सुखोई जेट या उसके स्पेयर पार्ट्स या बहुत सारी चीजें बन रही हैं, यानी वो वेपन हमारा है। अगर वो वेपन हमारा है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ये है हम अपने देश में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, रॉ मटेरियल से लेकर सब चीजें। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम किसी भी देश पर एडवर्स से एडवर्स कंडीशंस में डिपेंडेंट नहीं होंगे। मान लिया एक बार को सिचुएशन ये आती है कि चाइना और रशिया का अलाई बन जाता है, और चाइना जो है रशिया को किसी तरीके से मनाने में कामयाब हो जाता है कि आप
इंडिया को वेपन सप्लाई मत करो। तो इंडिया के पास जो भी वेपन्स हैं उसका मेजॉरिटी पोर्शन इंडिया में ही बन रहा होगा, तो हमें रशिया का मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम उसको वॉर टाइम प्रिपरेशन की फॉर्म में ज्यादा अमाउंट में प्रिपेयर कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका बेस्ट ऑप्शन आप खुद देख सकते हैं कि जैसे अभी वो एक राइफल 303 समथिंग कुछ राइफल जो थी उसकी फैक्ट्री अमेठी में लगाई गई है और उसी का नया जो मरीन वर्जन है या नेवल वर्जन है वो भी डेवलप किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाकर देखिए वो इसलिए इंडिया में बन रही है कि अगर रशिया और मतलब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला है, अमेरिका से इस तरीके का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप भूल जाइए कि पॉसिबल हो। यही एक कारण है कि रशिया के साथ जो कोऑपरेटिव रिलेशंस होते हैं, और सबसे बड़ी बात यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितनी बार रशिया ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इंडिया को बचाया है, रशिया ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके जितनी बार इंडिया को बचाया है उसमें आप समझ सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से रशिया एक पार्टनर बनकर उभरा है। ऐसी सिचुएशन में मतलब बहुत सारे रीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हमारी ज्योग्राफी, दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन चाइना, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, नॉर्थ साउथ मैरीटाइम कॉरिडोर, इन सब मामलों और आर्म सप्लाई से लेकर बहुत सारे मामलों को अगर देखा जाए तो इसे आप मजबूरी कहो या इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहो या इसे डिप्लोमेसी कहो, कुछ भी कहो, मजबूरी तो कम से कम नहीं है, क्योंकि मजबूरी तब होती है जब एक को जरूरत हो और दूसरे को ना हो। जितनी जरूरत हमें रशिया की है लगभग उतनी ही जरूरत रशिया को भी हमारी है, इन्वेस्टमेंट से लेकर ट्रेड एंड कॉमर्स से लेकर दूसरे मामलों में भी। वो एक अलग मैटर है कि हमारी पिछली सरकारों ने रशिया के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स लेवल के बिजनेसेस को बढ़ावा नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे को आज के दिन नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया अभी भी उभर सकता है और रशियन मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करके अब जैसे कोशिश करे और आगे बढ़े तो आने वाले समय में इंडिया को इसका बहुत सारा फायदा मिल सकता है। अब जो होगा वो तो वक्त बताएगा दोस्तों, लेकिन इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है वो कोई मजबूरी की नहीं है, गिव एंड टेक वाली है, बहुत ही पक्की दोस्ती है। इसीलिए अमेरिका के साथ जो भी रिलेशन बढ़ रहा हो, अमेरिका की इस दोस्ती को रशिया की कॉस्ट पर खरीदने के लिए इंडिया तैयार नहीं है। और यही कारण है कि एस जयशंकर सर ने जितनी बढ़िया तरीके से, जितनी सफाई के साथ चाइना को अमेरिका को समझा दिया, उतना शायद ही कोई विदेश मंत्री इतनी सरल भाषा में समझा पाए कि हम रशिया के साथ दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। और उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि कोई ये मजबूरी की दोस्ती नहीं है जो कोई दूसरा आए और हम पहले वाली मजबूरी को छोड़ दें। ये एक नेचुरल पार्टनरशिप है जो आगे लंबे समय तक चलती रहेगी। ये साफ मैसेज हमारे विदेश मंत्री ने दिया है। धन्यवाद।